हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर अ फनी मैन इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। तो पहला है द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। ये ट्रू है, उसने कहा था कि उसने कभी इतना फनी गाना नहीं सुना था। द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड। ये फॉल्स है, वो तो बहुत ही पोलाइट था। पोएम में बोला गया है ही वॉज पोलाइट। द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट। ये ट्रू है, वो अपने पैरों में जो है दो हैट्स पहने हुए था और सर पे एक शू था। द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम। ये भी ट्रू है। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। ये फॉल्स है, उसने बोला रोज देगा बट उसने दिया एक करंट बंद था। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट। ये ट्रू है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन। अ स्मॉल सीडलेस रेजिन। ऐसा रेजिन, ऐसी किशमिश जिसमें सीड नहीं है, उसे क्या कहेंगे? करंट। मूव्ड अनस्टेडीली यानी लड़खड़ा के चलना, उसे कहेंगे स्टैगर्ड। द टोन ऑफ द पोएम इज फनी। पोएम की टोन जो है फनी है। क्यों? बिकॉज इसमें एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब सी और सिली, स्टूपिड चीजें करता है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी। जो राइम स्कीम है वो ए बी सी बी है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, ये जो बी लाइन है और ये वाली जो फोर्थ लाइन है, ये दोनों राइम हो रही हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने बी दिया है। ये हो गया ए, ये हो गया सी, क्योंकि आपस में राइम नहीं कर रहे हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती तो ए होता, ए बी ऐसे होता, बट क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम नहीं कर रहे हैं तो वो दोनों अलग लेटर्स उन्हें हम दे रहे हैं। ये ए हो गया, ये सी हो गया। बट ये जो सेकेंड लाइन है ये एंड हो रही है स्ट्रीट पे, और जो फोर्थ लाइन है वो एंड हो रही है फीट पे। नाउ स्ट्रीट और फीट राइम कर रहे हैं, राइट? दोनों जो है एंड जो है सेम साउंड पे हो रहे हैं। स्ट्रीट, फीट सेम साउंड पे एंड हो रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस जो है राइम कर रही हैं। और अगर आप देखो तो कौन सी है? ये है सेकंड और ये है फोर्थ लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है वो राइम हो रही है, तो दोनों को हमने सेम अल्फाबेट दिया है बी। तो इसलिए जो राइम स्कीम है पोएम की वो है ए बी सी बी। क्यों है ऐसी राइम स्कीम? बिकॉज ये जो है पोएम को बहुत ही म्यूजिकल और फन क्वालिटी दे रही है। The poet has frequently repeated the word funny in order to show how strange and silly the man was. उसने बार बार funny word को repeat किया है दिखाने के लिए कि वो जो आदमी है वो कितना अजीब सा है और कितना stupid है। The poem uses vivid imagery to create a humorous and nonsensical scene. तो ये जो poem है इसमें imagery का use हुआ है। imagery जो है एक ऐसी figure of speech है जिसमें जो है जो भी लिख रहा है, जो poet है, वो किसी लाइन को ऐसे लिखता है, इतनी डिटेल में लिखता है कि जो रीडर है जो उस लाइन को पढ़ रहा है उसके दिमाग में वो सीन क्रिएट हो जा रहा है, वो इमेज आपके दिमाग में आ जा रही है। तो जब पोएट कह रही है कि उस फनी मैन ने अपने सर पे जूता पहना है, पैरों में हैट्स है, तो आपके दिमाग में एक इमेज सी क्रिएट हो जाती है कि हाँ कोई ऐसा तो आदमी है जिसके सर पे जूता है, पैरों में हैट्स है। तो ये जो पोएम है इसमें इस टाइप की इमेजरी का यूज हुआ है। क्यों? ताकि एक तो ह्यूमर क्रिएट हो सके और जो है ये जो नॉनसेंसिकल जो सीन है वो भी आपके सामने आ सके। तो इसलिए जो है इतनी डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया गया है, ह्यूमर और नॉनसेंस के सीन को क्रिएट करने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन मोनोलॉग फॉर्म। ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर मोनोलॉग में है। मोनोलॉग का मतलब होता है जब एक ही इंसान जो है पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को, पूरी चीज को नरेट कर रहा है। डायलॉग होता है जब दो लोग बोले, जैसे कि प्ले है, कोई नाटक हो तो उसमें लोग आपस में बात करते हैं ना, एक आदमी एक डायलॉग बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर पहला वाला कुछ बोलेगा, तो ऐसे डायलॉग चलते हैं। बट मोनोलॉग होता है जब एक ही इंसान जो है पूरी चीज को नरेट कर रहा है। ना ये जो पोएम है इसमें बीच में डायलॉग भी है। जो फनी मैन है वो उस लड़की से कहता है कि अलाउ मी टू प्रेजेंट यू अ रोज, राइट? तो ये एक डायलॉग है। बट मोस्टली जो पोएम है, जो मेन पोएम है, वो मोनोलॉग फॉर्म में है, इसलिए मैंने मोनोलॉग लिखा है। बट इसमें डायलॉग भी बीच में है, ओके? बट क्योंकि अगर हमें पूरी पोएम एज अ पोएम होल की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट पोएम की, तो मोस्ट ऑफ द जो पोएम है वो मोनोलॉग फॉर्म में है।
The phrases sounding sight and hopped home are examples of एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो सेम साउंड है वो रिपीट हुआ है। साउंडिंग साइड, तो जो स का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे रिपीट होते हैं किसी लाइन में वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में कॉन्सोनेंट साउंड जो है एक लाइन में एक से ज्यादा बार आते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हुए? ए, ई, आई, ओ, यू। इन साउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर के साउंड्स हैं वो हुए कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो स का साउंड है, साउंडिंग साइड, वो रिपीट हुआ है। और यहाँ पे जो ह का साउंड है, हॉप्ड होम, वो रिपीट हुआ है। तो इन लाइन में क्या है? एलिट्रेशन है। सिमिली होता है जब किसी लाइन में जो है दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, लाइक या एज का यूज करके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे है एलिट्रेशन। रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, ये जो लाइन है इसमें जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो उल्टा सुल्टा सा है, थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइप है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इन्वर्जन। जब जो है पोएट रिदम क्रिएट करने के लिए जो है, जो लाइन का जो फॉर्मेट है जहाँ पे वर्ड्स आने चाहिए, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से जो पूरा सीक्वेंस होता है, उसको जब उल्टा पुल्टा अगर पोएट कर दे खाली रिदम को क्रिएट करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम इन्वर्जन। ना इसी सेंटेंस को अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश में लिखना हो, इन्वर्जन में नहीं, किसी फिगर ऑफ स्पीच में नहीं, किसी पोएम में नहीं, अगर आप स्ट्रेट ये लाइन बोल रहे हो, तो आप इसे करेक्टली कैसे बोलोगे? करेक्ट इंग्लिश होगी, आई हैड नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइड बिफोर। बट क्योंकि पोएट को रिदम क्रिएट करनी थी, उसने कहा बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइड। ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है इन्वर्जन, जब हम जो है वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं रिदम को मेंटेन करने के लिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोएट ने ऐसे फ्रेजेस का यूज क्यों किया है फनी मैन के लिए, जैसे कि फनी साउंडिंग साइट या फिर फनी फीलिंग साउंड। तो ये जो सारे सेंसेस हैं उसे ऐसे मिक्स क्यों कर दिया है पोएट ने? ऐसे क्यों कह रहा है कि साउंडिंग साइट है, राइट? फनी सुनने वाली सीन है या फिर फनी फीलिंग वाला साउंड है, तो ऐसे सेंसेस को मिक्स क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए किया है ताकि पोएम को और ज्यादा फन, प्लेफुल और सरप्राइजिंग जो है रीडर के लिए बनाया जा सके। जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही फन, प्लेफुल और सरप्राइजिंग वाली फीलिंग आ रही है कि ये कैसी पोएम है, इसमें क्या हो रहा है। इसमें फनी साउंडिंग साइड की बात हो रही है, कोई कह रहा है कि बहुत ही फनी सुनने वाला सीन है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? तो फन क्रिएट करने के लिए, प्लेफुलनेस क्रिएट करने के लिए और सरप्राइज क्रिएट करने के लिए इन फ्रेजेस का यूज हुआ है। आप चाहो तो आंसर सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, इसके आगे का जो है वो एक्स्ट्रा जो है ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप लिखो। ओके? These phrases mix up how we usually use our senses. We see a sight, but here the sight sounds funny, and we hear a sound, but the sound feels funny. This makes the man seems even more silly and confusing, just like everything he does. तो इन सब की वजह से ये जो फनी मैन है ये और ज्यादा स्टूपिड और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसलिए जो है ऐसे फ्रेजेस का यूज हुआ है। Can you think of any real world situation where people do similar things for fun, entertainment or performance? Share with your classmates and the teacher. तो क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता है, फनी मैन टाइप कुछ होता है क्या? तो यस, रियल वर्ल्ड में क्लाउन्स होते हैं, राइट? जोकर्स होते हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, सर्कस आर्टिस्ट होते हैं, जो कि बहुत ही सिली सी चीजें करते हैं, फनी क्लोथ्स पहनते हैं और लोगों को हंसाते हैं, जैसे कि पोएम में ये फनी मैन कर रहा है। नेक्स्ट आपको जो है पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट एज योर हाइनेस? वो पोएट को योर हाइनेस क्यों कह रहा है फनी मैन? तो वो इसलिए कह रहा है ताकि जो है वो खाली प्रिटेंड कर रहा है कि जो पोएट है वो बहुत ही रॉयल पर्सन है, कोई राजसी इंसान है, कोई राजा रानी है, इसलिए जो है वो उन्हें योर हाइनेस कह रहा है। तो वो एक जोक की तरह जो है ये चीज कह रहा है, ताकि जो है वो मोमेंट जो है और ज्यादा फनी और स्टुपिड सा साउंड करे कि ये तो एक नॉर्मल सी लड़की है, बट इसे मैं क्या कह रहा हूँ? योर हाइनेस, यानी मैं इसे जो है कोई रानी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें कौन सा फ्रेज है जिससे आपको पता चल रहा है कि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है?
तो वो फ्रेज है अलाउ मी टू प्रेजेंट। यहाँ पे ये जो है अलाउ मी टू प्रेजेंट, राइट, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ, मुझे परमिशन दे प्रेजेंट करने की। ये तो कोई बहुत पोलाइटली करेगा ना, वरना तो जनरली आप कुछ बस प्रेजेंट कर दोगे। बट यहाँ पे ये एक पोलाइट वे ऑफ आस्किंग है कि वो कुछ आपको दे सकता है या नहीं। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हैं, इसमें से आपको बताना है करंट बन जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये तो पाव ब्रेड है, ये डोनट है, ये कपकेक की तरह कुछ है। तो ये जो इमेज 1 है ये है करंट बन। इसमें हालांकि करंट जो है वो कुछ ज्यादा विजिबल नहीं है, तो आई एम नॉट 100% श्योर, बट इन सारी इमेज में यही जो है मुझे लगता है प्रोबेबली करंट बन है। Complete the sentence with an appropriate reason. When the poet says, well, it expresses surprise. This was so because the funny man gave a currant bun instead of a rose, which was unexpected. तो यहाँ पे जो है जो पोएट है जब उसे वो करंट बन देता है तो वो एकदम से कहती है ना वेल। तो ये जो वेल जो वर्ड उसने यूज किया है ये एक सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है कि अरे ये क्या है, ओ माय गॉड वेल है, ऐसे वो बोल रही है। तो वो एक सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रही है। तो सरप्राइज क्यों है वो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि फनी मैन ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें एक रोज प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बट रोज की जगह उसने क्या दे दिया, करंट बन दे दिया। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, राइट, तो इसलिए वो सरप्राइज्ड है। नेक्स्ट हमें अगेन जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है आपको बताना है इस एक्सट्रैक्ट में कौन सी लाइन है जो आपको बता रही है कि जो साउंड है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनोखा है। तो यहाँ पे उसने ये जो कहा है, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। आपने कभी अपने जीवन में इतना फनी फीलिंग साउंड नहीं सुना होगा। तो अगर आपने कभी लाइफ में नहीं सुना है तो वो यूनिक ही होगा ना। तो इसलिए ये है करेक्ट आंसर। Complete the sentence with an appropriate reason. The poet calls the funny man my friend because जो poet है वो funny man को अपना दोस्त क्यों कह रही है, क्योंकि वो एक तो बहुत friendly है उनके साथ, उन्हें देख के मुस्कुरा रहा है, और दूसरा बहुत ही polite वे में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ही तमीज से बिहेव कर रहा है, बहुत ही फ्रेंडली है, इसलिए वो उसे my friend कहती हैं। What does the reaction of the funny man to the poet's question tell us about him? तो ये जो उसने रिएक्शन दिया जब पोएट ने उससे पूछा कि तुमने जो है अपने पैरों में ये हैट्स क्यों पहनी है, तो वो जो है ऐसे अपने सर पे जो है सर के बल जो है एकदम से कूद कूद के जो भाग गया। तो ये जो रिएक्शन है इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? It shows that the funny man likes to act silly and doesn't give normal answers. इससे हमें ये पता चलता है कि फनी मैन जो है उसे स्टूपिड हरकतें करना पसंद है और वो नॉर्मल आंसर नहीं देना चाहता है। तो वो सिंपली आपको जस्ट आंसर नहीं देगा, वो कुछ अजीब सी हरकत करके जो है वहां से चला जाएगा। तो वो सर पे कूद कूद के चला गया। Instead of replying, he just turns and hops away on his head, which makes him even funnier and more mysterious. तो रिप्लाई करने की बजाय उसने क्या किया, वो मुड़ा और जो है अपने सर पे कूद कूद के चला गया। तो इससे जो है वो और ज्यादा फनी लग रहा है और ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि आखिर ये फनी मैन इतना अजीब सा क्यों है। तो ये सिचुएशन जो है, ये जो उसने ऐसे रिप्लाई करा, इससे जो पोएम है वो और ज्यादा फनी बन गई है, राइट। Choose the correct option to complete the sentence. The last line of the extract makes the readers feel cheerful. ये जो लास्ट लाइन है कि वो अपने सर पे ऐसे कूद कूद के चला गया, इससे हम जो रीडर्स हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, हमें क्या फीलिंग आ रही है, चीयरफुल आ रही है, राइट। हमें बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है कि ये कैसी पोएम है। ये जो फनी मैन है ये अपने सर पे कूद कूद के ऐसे भाग गया है। तो इससे जो है हमें फीलिंग आ रही है चीयरफुल की। Which character trait of the funny man was most appealing to you? Why? तो ये जो फनी मैन है इसके कैरेक्टर में कौन सी खूबी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है और क्यों? तो मुझे जो है उसकी प्लेफुलनेस जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आ रही है कि वो जो है मजाक करता रहता है, हंसी खुशी में खेलता रहता है, स्टूपिड सी चीजें करता है, जैसे कि जूता जो है सर पे रखे हुए और उस पे कूद कूद के जा रहा है, लोगों को हंसाता है बट रूड नहीं है, राइट, किसी का मजाक नहीं बना रहा है। तो ये जो उसकी खूबी है ये मुझे बहुत पसंद है। The funny man does unusual things in the poem. How does it affect the overall mood of the poem? तो ये जो पोएम है इसमें फनी मैन बहुत अजीब सी चीजें कर रहा है, राइट, अनयूजुअल चीजें हैं। तो इससे जो है पोएम के मूड पे क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे जो है पोएम का मूड जो है वो डिसाइड हो रहा है उसकी इन अजीब हरकतों से।
तो उसके जो अजीब एक्शंस हैं उससे जो मूड है वो लाइट हो गया है, पोएम का सिली सा है, चीयरफुल सा है, राइट। पोएम जो है मजाकिया है, स्टुपिड सी है, लाइट मूड वाली है। Readers feel happy and amused while reading about his funny and crazy behavior. तो जो रीडर्स हैं, हम जो पोएम को पढ़ रहे हैं, हमें खुशी होती है और बड़ा ही मजा आता है उसकी फनी और क्रेजी बिहेवियर वाली चीजों को पढ़ के कि कितनी अजीब सी हरकतें कर रहा है। What alternative title would you suggest for the poem? तो इस पोएम के लिए कोई और टाइटल अगर मुझे देना हो तो मैं बोलूंगी द मैन हु हॉप्ड ऑन हिज हेड, क्योंकि एक तो ये साउंड बहुत फनी कर रहा है ये टाइटल, और साथ ही जो है पोएम के मूड के साथ मैच कर रहा है। Why do you think the poet has included dialogues in the poem? तो जो पोएट है उसने इस पोएम में कुछ डायलॉग्स को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि जो पोएम है वो और ज्यादा रियल लगे और ज्यादा जो है लाइवली लगे, राइट। जब डायलॉग्स हैं तो उसकी वजह से ह्यूमर और ज्यादा क्रिएट हो रहा है और ज्यादा ये रियल और लाइवली हो जा रही है। It helps us understand what the funny man and the poet are thinking and makes the poem more fun to read. What does the poet wish to convey by highlighting the unusual behavior of the funny man? The poet wants to show that it's okay to be different, playful and a little silly sometimes. तो यहाँ पे ये जो फनी मैन का जो बिहेवियर है अजीब सा, इसे जो है ऐसे हाईलाइट करके पोएट जो है हमें ये बताना चाह रही हैं कि अगर हम दुनिया में थोड़े अलग हैं, थोड़े हम मजाकिया हैं, हमें खेलना कूदना पसंद है और थोड़ी जो है हम कभी स्टुपिड सी चीजें करते हैं, तो इट इज ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। The funny man brings joy through his actions, and the poet celebrates this kind of humor and fun in life. नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्टिविटी फ्रेजल वर्ब्स। नाउ फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, ये है वर्ब वॉक, यहाँ पे है टेक, यहाँ पे है सैट। ये सब वर्ब्स हैं, इनके आगे जो है हमने प्रपोजिशन को ऐड कर दिया है और ये एक अलग मीनिंग बन गया है। वॉकिंग डाउन मैंने कह दिया तो इसका मतलब हो गया नीचे जाना, वॉकिंग अप कहती तो ऊपर जाना हो जाता। तो जब जो है हम वर्ब के आगे जो है प्रपोजिशन या एडवर्ब्स को ऐड कर दें, वर्ब के साथ आगे पीछे कहीं भी अगर जो है हम prepositions या adverbs को ऐड कर दे रहे हैं एक नए मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, तब जो है उसे कहा जाता है उस कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब्स। तो वॉकिंग डाउन वॉकिंग अप हो सकता है, टेकिंग आउट टेकिंग इन भी हो सकता है, राइट। टेकिंग आउट मतलब बाहर लेके जाना, टेकिंग इन मतलब अंदर लेके आना, सैट डाउन नीचे बैठाना। तो ये सब जो है ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो वर्ब के साथ जो है अगर हम preposition या एडवर्ब को ऐड कर दें एक नए मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, और ये जो है ये अपने आप में एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। वॉकिंग डाउन जो है अपने आप में एक सिंगल मीनिंग वाला जो है फ्रेज हो जाएगा। तो ये अलग अलग दो वर्ड नहीं है, अब ये फ्रेज बन गया है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट हमें जो है कॉलम 1 में जो है फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं और कॉलम 2 में इनके मीनिंग है। हमें जो है इन्हें मैच करना है और उसके बाद ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब से जो है हमें फिल करना है। तो जो पहला है टेक अप, उसका मतलब होता है टू बिगिन टू स्टडी प्रैक्टिस और डू समथिंग। किसी चीज की पढ़ाई कोई काम जो है आप स्टार्ट करो तो उसे कहते हैं टेक अप। जैसे कि अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी, अर्जुन ने डिसाइड किया कि पेंटिंग को अपनी हॉबी की तरह स्टार्ट करेगा। टेक आफ्टर का मतलब होता है आप किसी की तरह दिखाई दो। जनरली फैमिली मेंबर के सेंस में हम ये चीज कहते हैं कि आप अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हो या आप अपने पापा की तरह दिख रहे हो। जैसे कि शीला टेक्स आफ्टर हर फादर, दे हैव द सेम स्माइल। शीला अपने पिताजी की तरह दिखती है, उन दोनों की स्माइल सेम है। टेक इन का मतलब होता है कोई चीज जो है आप अच्छे से समझ लो, टू अंडरस्टैंड। The I tried hard to take in what the writer wanted to say but was unsuccessful. मैंने पूरी कोशिश करी राइटर जो कह रहा है उस चीज को समझने की, उसे टेक इन करने की, समझने की, बट मैं नहीं समझ पाई। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लो। द न्यू टेक्नोलॉजी सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो पुरानी चीजों को जो है टेक ओवर कर लेगी। अब कंट्रोल नई टेक्नोलॉजी के हाथ में होगा। अब कोई भी जो है चिट्ठी वगैरह नहीं लिखेगा, सब लोग फोन पे जो है बातें करेंगे, सब लोग व्हाट्सएप करेंगे या फिर बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। टेक ऑफ का मतलब होता है एकदम से सक्सेसफुल हो जाना या पॉपुलर हो जाना तुरंत ही। द स्मार्टफोन क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट। तो जो स्मार्टफोन था उसकी सेल जो थी वो मार्केट में एकदम से जो है
आगे बढ़ गई, सक्सेसफुल हो गई, सब लोग खरीदने लगे उस स्मार्टफोन को। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 में हमें वर्ब्स दिए हैं, कॉलम 2 में है एडवर्ब्स या प्रेपोजिशन। नाउ हमें इन्हें मैच करना है, तो हमें फ्रेजल वर्ब बनाने हैं। वर्ब के साथ जो है हमें प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो भी सूट कर रहा है उसे ऐड करके बनाना है, लिखना है यहाँ पे और उसका मीनिंग लिखना है। तो लुक के साथ हम लगाएंगे आफ्टर, लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी का ध्यान रखना। रन के साथ हम लगाएंगे रन अवे, उसका मतलब होता है कहीं से भाग जाना, एस्केप कर लेना, भाग जाना। पुट के साथ ऑफ लगाया तो पुट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। ब्रेक के साथ डाउन लगाया तो ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है कोई चीज जो है काम करना बंद कर दे, कोई मशीन काम करना बंद कर दे, ब्रेक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड yesterday। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, जैसे कोई मीटिंग है या कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आपने कॉल ऑफ कर दिया यानी कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमें जो है ये जो अभी हमने फ्रेजल वर्ब्स बनाए इनसे अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो लुक आफ्टर का मैंने बनाया, आई हैड टू लुक आफ्टर माई लिटिल सिस्टर व्हाइल मॉम वाज एट द मार्केट। मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना था जब मेरी माँ जो है मार्केट में थी। रन अवे, द कैट सॉ द डॉग एंड क्विकली रैन अवे। बिल्ली ने उस डॉग को देखा और तुरंत ही जो है भाग गई। पुट ऑफ, वी हैड टू पुट ऑफ आवर पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग। हमें जो है अपना पिकनिक जो है वो डिले करना पड़ा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। ब्रेक डाउन, आवर स्कूल बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो वी वर लेट। हमारी स्कूल बस जो है रास्ते में खराब हो गई तो हम सब लेट हो गए। कॉल ऑफ, द फुटबॉल मैच was कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हेवी रेन। जो फुटबॉल मैच था वो कैंसिल हो गया हेवी रेन की वजह से। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, लेट कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ। और नेक्स्ट हमें जो है कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि हैं डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग। हमें इन्हें अरेंज करना है स्पीड के हिसाब से। तो जो वर्ड जो है जिससे हमें पता चलता है सबसे धीरे चल रहे हैं, स्पीड सबसे कम है, वो सबसे नीचे आएगा। और जिस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो सुपर फास्ट है, वो सबसे टॉप पे आएगा। और सबसे पहले होगा स्टैगर्ड, उसका मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, राइट। तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, आप लड़खड़ा रहे हो। उसके बाद हो जाएगा वॉकिंग, यानी अब आप चल रहे हो तो स्पीड बढ़ गई। जॉग का मतलब हुआ जॉगिंग करना, तो वो जो है उसके बाद आएगा। हॉप का मतलब होता है ऐसे कूद कूद के जाना खरगोश की तरह, तो हॉप आएगा। उसके बाद है ट्रॉट। ट्रॉट जनरली होता है जैसे घोड़े चलते हैं ऐसे कूद कूद के, जो है वो हॉपिंग जैसा ही एक्शन होता है बट घोड़ों के लिए यूज होता है। तो ट्रॉटिंग जो है हॉपिंग के बाद आएगा। उसके बाद होगा रन यानी भागना। और स्प्रिंट का मतलब होता है बिल्कुल तेजी से भागना। तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी स्प्रिंट। नेक्स्ट हमारी ट्रांसक्रिप्ट की एक्टिविटी है। आपकी टीचर जो है एक ट्रांसक्रिप्ट को रीड करेंगी एंड आपको जो है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला जो है आपको बताना है कि वो ट्रांसक्रिप्ट में कौन सी चीज जो है इन इमेजेस में से करेक्ट है, कौन सी चीज बताई गई है। तो अगर आप उस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करोगे तो उसमें इस लड़की जो है, ये लड़की लंच कर रही है, तो ये जो इमेज है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमें ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से जो है इन इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके हिसाब से नंबर 1 है ये प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। उसके बाद है टुक ऑफ शूज, देन एट लंच, आफ्टर दैट प्लेस द प्लेट इन द रूम, laughed at the mistake, put shoes in the room, and in the end put the plate in the kitchen. So the correct order is this. नेक्स्ट जो है हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपको एक जोक दिया गया है जिसे आपको जो है दो लोगों का पेयर बना के जो है ये जोक बोलना है, नरेट करना है। नाउ कैसे करना है, उसमें एक जो बच्चा है वो प्ले करेगा नरेटर का कैरेक्टर। तो जो नरेटर है उसकी वॉइस कैसे होगी, नॉर्मल जो वॉइस होती है जिसमें आप बात कर रहे हो, कोई इमोशन नहीं है, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, यानी जो चीज जैसे है वैसे बता रहे हो, कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए उस नरेशन में, उस वॉइस में। तो वो होगी नरेटर की वॉइस। उसके बाद
मैन की वॉइस आएगी, ये जो बोल रहा है, एंड उसके बाद गॉड की वॉइस आएगी। तो जो मैन की वॉइस है वो थोड़ी ऊंची होगी और वो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर रहा है क्योंकि वो भगवान से कर रहा है। और जो भगवान की वॉइस होगी वो थोड़ी डीप सी होगी और थोड़ी प्लेजेंट होगी, मतलब सुनने में अच्छी लगे। तो जो है ऐसा नहीं है वो कोई गुस्से में बात करेगा जो गॉड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो ऐसे जो है आपको 3 कैरेक्टर प्ले करने हैं और इस जोक को जो है बोल के बताना है। तो सपोज अगर मैं बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी, पहले होगा नरेटर की वॉइस में, अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड, द मैन सेज। अब ये उस लड़के की आवाज आ जाएगी, मैन्स वॉइस, गॉड, हाउ लॉन्ग इज मिलियन ईयर्स? गॉड रिप्लाइज, फॉर मी it's about a minute. The man asks, how much is a million rupees? God smiles and replies, it's less than a rupee for me. The man quickly requests, God, may I have a rupee? God promptly says, wait a minute. तो ऐसे जो है आपको ये जो पढ़ना है, आपको वॉइस चेंज करनी होगी। ओके, नरेटर की वॉइस जो है सेम रहेगी, जिसमें जो है आप जो भी बोल रहे हो, नरेटर का कैरेक्टर ये सब होगा, मैन इज टॉकिंग टू गॉड, मैन सेज, गॉड रिप्लाइज, ऐसे। उसमें नरेटर जो है सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर में बात कर रहा है, यानी जो चीज जैसे है वैसे बात करनी है, कोई इमोशन जो है वॉइस में नहीं होना चाहिए, और थोड़ी धीमी आवाज होनी चाहिए, बहुत ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। आदमी जब बात करेगा मैन्स वॉइस तो थोड़ी ऊंची हो जाएगी, और भगवान की वॉइस जो है थोड़ी डीप सी होगी और प्लेजेंट सी होगी। नाउ ऐसे ही जो है आपको और जो क्रिएट करके अपने क्लास में बोलने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जोक्स लिखे हैं, वो जो है आप अपने क्लास में बोल सकते हो, और भी कोई जोक्स आपको पता हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पहला जोक है, अ बॉय आस्क्स हिज डैड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश्ड? The dad thinks for a moment and says, well, if you marry the right person, you are complete. But if you marry the wrong person, you are finished. Next joke है, narrator, a student asks the teacher, student, can I go to bathroom? Teacher, I don't know. Can you? Student sighs and says, fine, may I go to the bathroom? Teacher smiles, yes, but you should have gone before class. तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट टीचर से पूछ रहा है, कैन आई गो टू द बाथरूम? नाउ ऑफ कोर्स यू कैन, राइट? बट अगर आप परमिशन मांग रहे हो तो आपको कहना चाहिए मे आई। तो वो बच्चा कहता है मे आई गो टू द बाथरूम, जब उसे समझ में आता है कि कैन का यूज गलत था। तो टीचर कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो, बट तुम्हें क्लास से पहले जाना चाहिए था। नेक्स्ट है लिमरिक। नाउ लिमरिक क्या होता है? लिमरिक जो है एक 5 लाइन की नॉनसेंसिकल सी फनी सी पोएम हो, उसे कहते हैं लिमरिक। कोई सेंस नहीं बनेगा उसमें जो लिखा हुआ है उस बात का, बट बहुत ही फनी सी होगी 5 लाइन में, वो कहलाती है लिमरिक। तो यहाँ पे देखिए एक लिमरिक दिया गया है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड इट इज जस्ट एज आई feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard. तो एक बूढ़ा आदमी जिसकी बहुत लंबी सी दाढ़ी है वो कहता है कि मुझे इसी बात का डर था, 2 उल्लू और एक मुर्गी, 4 लार्क्स, इस टाइप की जो चिड़िया होती हैं इन्हें लार्क्स कहते हैं, और रेन एक टाइप की चिड़िया है, ये सब जो है मेरी दाढ़ी के ऊपर जो है अपना घोंसला बना लेंगी। तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, बहुत ही नॉनसेंसिकल सी बात है। तो इस टाइप की जो पोएम होती है 5 लाइन्स में, उसे कहा जाता है लिमरिक। और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए ए बी बी ए, यानी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन जो है वो राइम कर रही हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन ये जो है राइम कर रही हैं, और थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है वो राइम कर रही है। तो बियर्ड, फियर्ड एंड बियर्ड ये देखिए राइम कर रहे हैं, एंड हेन एंड रेन। तो ऐसे जो है लिमरिक लिखा जाता है। Now read another limerick. There were 2 friends in Bengaluru's lanes. One loved books, the other flew planes. They would laugh and they would play in their own unique way, creating stories and flying in dream trains. तो यहाँ पे देखिए अगेन राइम स्कीम क्या है, ए बी बी एंड ए, यानी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन राइम कर रहे हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है वो राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपको अपना एक खुद का लिमरिक जो है वो बनाना है इन लाइंस का यूज करके। तो कैसे करेंगे? देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम पेरू हु पेंटेड हर स्नीकर्स ब्राइट ब्लू. शी ट्रिप्ड ऑन अ कैट, then fell with a splat.
and ended up stuck in the glue. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन जो है राइम कर रहे हैं, पेरू ब्लू ग्लू, एंड ये जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है कैट एंड स्प्लैट, ये राइम कर रहे हैं. In ancient Indian literature and mythology, there are several humorous or funny characters who play important roles in the stories. तो हमारी जो इंडियन लिटरेचर है उसमें बहुत ही फेमस ह्यूमरस फनी कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरीज में, जैसे कि तेनालीराम, बीरबल, मुल्ला नसरुद्दीन, विक्रमादित्य और बेताल. तो ये सारी जो स्टोरीज हैं ये हमारे लिटरेचर में बहुत ही पॉपुलर हैं. तो अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको इन सब के ऊपर बुक्स जरूर मिलेगी. तो आपको जो है वो स्टोरीज जो है रीड करनी है और अपने क्लास में शेयर करनी है टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ. तो यहाँ पे जो है एक स्टोरी तेनाली रमन की जो है मैंने शेयर की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तेनाली रमन और चोर. तो एक रात जो है तेनाली रमन जो है सुनते हैं कि उनके घर में दो चोर जो है वो चोरी करने वाले हैं. तो वो जो है एक प्लान बनाते हैं. वो क्या करते हैं, रात में जो है अपने गार्डन में जाते हैं और कुएं कुएं के पास जो है अपनी बीवी से जो है अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करते हैं. कहते हैं कि मैं जो हूँ अपना सारा सोना चांदी जो है इस कुएं में छुपा दूंगा ताकि कोई चुरा ना पाए. तो वो जो चोर उनके घर में चोरी करने वाले थे वो वहां पे छुपे हुए थे, वो ये सब सुन लेते हैं. तो जब तेनाली रमन और उनकी वाइफ जो है अंदर चले जाते हैं तो चोर जो है वो तुरंत बाहर आके जो है कुएं में से पानी निकालना चालू कर देते हैं कि भाई इसमें तो इन्होंने सोना चांदी चुरा दिया है, चलो छुपा दिया है, चलो सब चुरा लेते हैं. तो वो जो है पूरी रात ये करते रहते हैं, पानी जो है एक बाल्टी के बाद दूसरी बाल्टी निकालते जाते हैं बट कुछ भी जो है नहीं निकलता है. तो सुबह जो है जब तेनालीरामन बाहर आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि भाई थैंक यू, तुमने मेरे गार्डन में इतना पानी डाल दिया, सब पेड़ पौधे जो है वो सूख रहे थे, अब सब जो है बहुत अच्छे से उगेंगे, तो थैंक यू. तो ये सब देख के चोरों को समझ में आता है कि तेनालीरामन जो है उन्होंने उन्हें उल्लू बनाया है ये बोल के. तो वो जो है वहां से भाग जाते हैं. तो ये जो है एक स्टोरी है तेनालीरामन की दिमाग की कि वो कितने इंटेलिजेंट थे कि हमेशा जो है कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने दिमाग से सोच के उसका जो है हल निकाल लेते थे. We can identify the acts of the funny man with certain modern day activities that have playfulness or unconventional behavior. तो कुछ मॉडर्न डे की एक्टिविटीज हैं, आज के टाइम में कुछ होती हैं जो कि फनी मैन की तरह हैं, उसमें भी प्लेफुलनेस है, अजीब सा बिहेवियर है. जैसे कि जो स्ट्रीट परफॉर्मर होते हैं या फिर क्लाउन्स होते हैं, तो सड़क पे जो लोग परफॉर्म करते हैं उन्हें आपने देखा होगा, वो भी जो है अजीब अजीब से कपड़े पहन के आएंगे, कुछ अलग अलग करेंगे जिन्हें देख के आपको हंसी आएगी. परफॉर्मेंस आर्ट या फिर थिएटर जो लोग करते हैं, यानी जो है सर्कस के शोज हैं या फिर थिएटर में जो लोग कर रहे हैं, उसमें भी लोग जो है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हैं जिन्हें देख के जो है आपको बहुत ही एक तो वाव वाली फीलिंग आएगी और कभी कभी हंसी भी आएगी. जैसे कि आपने देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट में जो है बहुत से लोग आते हैं जो अलग अलग टाइप के टैलेंट दिखाते हैं, तो इस जगह भी जो है आपको इस टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी. साथ ही जो बच्चों का एंटरटेनमेंट और कॉमेडी शोज होते हैं उसमें भी जो है कुछ फनी मैन आते हैं जो कि बहुत अलग अलग टाइप की चीजें करते हैं बच्चों को हंसाने के लिए, कि जोकर आ गया या फिर कोई कॉमेडी शो आ गया या फिर कोई मैजिक कर रहा है बट मैजिक के साथ बच्चों को हंसा भी रहा है. तो इस टाइप से जो है बहुत सी आज के टाइम में भी चीजें हैं जिसमें फनी मैन की तरह ही लोग जो है अलग अलग टाइप की हरकतें करके अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के हमें हंसाते हैं. नेक्स्ट जो है सुकुमार रे की बात हो रही है जो कि एक इंडियन पोएट हैं और इलस्ट्रेटर हैं, यानी कार्टून्स भी बनाते हैं. तो उनकी एक बुक है अबोल तबोल जिसमें जो है उन्होंने बहुत ही फनी पोएम्स लिखी हैं. तो आपको बोला गया है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी है उसमें जो है आपको कोई फनी पोएम आपको पता हो तो वो आपको यहाँ पे शेयर करनी है. तो यहाँ पे एक हिंदी में पोएम है जो कि मैंने शेयर की है, आलू कचालू. आप सबने सुनी होगी, अगर आप नॉर्थ से हो तो जरूर सुनी होगी, ये पोएम जो है नॉर्थ में बहुत बोली जाती है. आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे,
बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। तो इस टाइप से अगर कोई और फनी पोएम आपको पता हो आपकी लैंग्वेज में तो आप जो है अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमें एक रीडिंग एक्टिविटी दी है, हमें एक पोएम को पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग है। ओके इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। वी जस्ट हैव टू रीड दिस पोएम। माय लॉस्ट पेंसिल, मेरी खोई हुई पेंसिल। ओ पेंसिल डियर पेंसिल, वेयर हैव यू गॉन? आई जस्ट हैड यू हेयर अ मिनट एट डॉन। ओ पेंसिल, मेरी प्यारी पेंसिल, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें जो है सुबह सुबह ही तो 1 मिनट के लिए देखा था। You were sharp and perfect, ready to write. Now you're missing, gone from sight. तुम शार्प थी, परफेक्ट थी, लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब तुम खो गई हो और मुझे दिखाई भी नहीं दे रही हो। Did you roll off my desk? Did you fall to the floor? Did someone swipe you for sure? क्या तुम जो हो मेरी डेस्क से लुढ़क के गिर गई, या फिर तुम जो हो जमीन पे गिर गई हो, या फिर किसी ने जो है तुम्हें चुरा लिया है, उठा लिया है मेरी टेबल से। स्वाइप यू का मतलब होता है कोई जो है उठा ले, चुरा ले। इट्स ऑलवेज द सेम, आई हैव लॉस्ट 50 दिस ईयर। हर बार यही होता है, इस साल जो है मैंने अभी तक 50 पेंसिल्स खो दी हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ दे जस्ट डिसअपियर, हर पेंसिल जो है महीने के एंड तक जो है खोई जाती है, गायब हो जाती है। Next time I'll tie you with a tape or a string because losing my pencils is a real thing. अगली बार जो है मैं तुम्हें टेप से चिपका दूंगा या फिर किसी धागे से बांध दूंगा, क्योंकि पेंसिल खोना ये सच में एक सच्ची बात है, रोज रोज खो जाती है मेरी पेंसिल। तो ये जो पोएम है इसकी राइम स्कीम क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो है वो राइम कर रही है, थर्ड एंड फोर्थ। तो ए बी बी, ये है इसकी राइम स्कीम। ओके समझ में आया? A, B, B. That is the rhyme scheme for this poem. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.